Hello dear friends, welcome again to this part second of this video lecture, lesson first of this English textbook Flamingo, and the name of the lesson is the last lesson. Dear friends, as you already know that in the part 1 of this video lecture, we briefly talked about the author, that is Alphonse Daudet. Then we talked about the background of the lesson, or I should say the short story, and then we read each and every passage and explained it. Dear friends, today we are going to briefly summarize the whole chapter again, and then we will move to the end questions. We will try to fetch out the answers of the questions which are given at the end of the chapter, and also we will take on the questions which are within the text. We will try to fetch out also the answers of those questions. So without wasting much time, let us actually go to the summary of the very chapter that is called the last lesson. We talk about the summary of this particular chapter, the last lesson, written by Alphonse Daudet. Before that, I would like to make you understand कि ये जो स्टोरी है इसमें कुछ अहम किरदार हैं. अगर नंबर 1 बात हम करें वो है फ्रांस, FRANZ, फ्रांस, जिसका नाम है, जो कि नरेटर है स्टोरी का. ही इज ए स्टूडेंट and he is the most important character in the story. Then we have the next important character. He is the teacher of French, the French language teacher, that is Mr. M. Hamill, जो कि उनको स्कूल में फ्रेंच पढ़ाता है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है. Then we have other some minor characters. It may be the blacksmith, it may be the houser, it may be the other students, it may be the villagers, the sister of the teacher, which we don't know the name actually, क्योंकि वहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया, वहाँ पे सिस्टर उसको कहा गया है. सो ये भी बाकी कैरेक्टर्स है इस चैप्टर में, इस शॉर्ट स्टोरी में. अगर हम समरी की बात करते हैं इस चैप्टर की, जो ये जो लास्ट लेसन है, स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है जबकि नरेटर जो फ्रांस है वो वही इस स्टोरी का नरेटर है. वो घर से निकलता है स्कूल के लिए, लेकिन देर ऑलरेडी उसको हो चुकी है. जिस टाइम उसको पहुंचना था वो घर से ही देर से निकला है. तो ये एक परेशानी थी उसके लिए कि मुझे जो टीचर है हमें उससे डांट पड़ने, ऊपर से उसको एक लेसन भी याद करके जाना था पार्टिसिपल्स के रिगार्डिंग, वो भी उसने याद नहीं किया है. तो वो अंदर से बहुत परेशान है कि मुझे आज डांट पड़नी है. तो जब वो निकलता है तो एक लम्हे के लिए वो ये जो बाहर का मौसम है स्कूल के बाहर, उसको दिल को ये छू जाता है कि वो सोचता है कि मैं आज स्कूल ना जाऊं, लेकिन किसी भी तरह वो खुद को मनवा लेता है और स्कूल पहुंच जाता है. लेकिन रास्ते में ही स्कूल के नज़दीक ही उसको एक क्राउड दिखती है, लोगों का हुजूम देखता है. बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ऑर्डर आया था, लेकिन उसने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया और स्कूल की तरफ चला जाता है. लेकिन स्कूल में जब वो पहुँचता है तो वो हैरान रह जाता है कि स्कूल में जो हर रोज़ एक हसल बसल, एक शोर शराब, एक एक्साइटमेंट, सुबह के टाइम जब स्कूल खुलता है तो जो शोर शराबा बच्चों का, टीचर्स का, वहाँ उनको चुप कराने के या और जो एक्साइटमेंट रहती है, आज वो स्कूल में बिल्कुल ही नहीं थी. वहाँ पे एक अजीब किस्म की खामोशी छाई हुई थी. यहाँ पे फ्रांस कहता है कि जैसे कि एक संडे मॉर्निंग थी जबकि स्कूल बंद होते हैं, उसी तरह की खामोशी आज स्कूल में देखने को मिल रही थी. अब यहाँ पे एक खदशा था फ्रेंड्स को कि मेरा टीचर यानी एम हैमिल मुझे देखेगा, फिर डांटेगा, उसके बाद मुझे डांट पड़ने वहाँ से. लेकिन आज क्या होता है, एम हैमिल उसको देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है, और उसके बाद उसको कहता है कि आप क्लास में जाओ, हम स्टार्ट करने वाले. तो जब लिटिल फ्रांस ये जो स्टूडेंट है जब वो क्लास में पहुंचता है तो वहाँ पे भी वो हैरान रह जाता है. वहाँ का मौसम भी कुछ बदला सा उसको नज़र आता है. यानी जब वो क्लास में जाता है फिर थोड़ा जो घबराहट थी वो दूर हो जाती है. वो देखता है कि पीछे जो बेंचेस लगे होते थे क्लास में, जो कि हर दिन खाली रहती थी वहाँ पे, लेकिन आज वहाँ पे विलेजर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे गाँव वाले बैठे, दे आर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स. तो यहाँ पे ये भी एक हैरानकुन बात है फ्रांस के लिए. वो सोचता है ये क्यों, आज तो हर कोई चीज़ बदली हुई है, लेकिन शायद इसको अभी तक ये पता नहीं है कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आता है. तो इसके बाद उसका टीचर क्लास में आ जाता है एंड ही डिस्क्लोज द, आई शुड से, द बैड न्यूज़ फॉर होल ऑफ द क्लास, and it has been called as thunder clap for this very narrator. फ्रांस के लिए मानो एक अजीब और एक वहाँ पे एक डिज़ास्टर्स न्यूज़ होती है उसके लिए. अचानक से ये सुनना जब एम हैमिल कहता है कि बर्लिन से यानी जर्मनी से ऑर्डर आया है कि कल से एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच को डिस्कार्ड किया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये हमारा आखिरी दिन है, आखिरी लेसन होगा आज इस लैंग्वेज को पढ़ने के, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को. तो ये सुन के बहुत ही
एक अजीब किस्म की एक परेशानी में आ जाता है फ्रेंड्स। वो सोचता है कि मैंने तो अभी कोई चैप्टर भी नहीं पढ़ा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना था। इवन इसको जो पहले बात एक खटकती थी कि जब वो पहले आया था और क्लास में बैठा था, उसके टीचर ने आज वहाँ पे एक नया कोट लगाया हुआ था, एक नई हैट, नई शर्ट लगाई हुई थी, जो कि वो किसी खास मौके पे लगा रहा था। जो चीज़ें उसको हैरानकुन पहले लग रही थी, या विलेजर्स के क्लास में आना या बाहर खामोशी, तो इस ऑर्डर को सुन के अब उसको सारा कुछ पता चल गया कि इसी पर्सपेक्टिव में, इसी पस मंज़र में सारा कुछ हुआ है। आज हमारा ये लेसन, ये फ्रेंच लैंग्वेज इस टीचर के साथ, एम हैमिल के साथ एक लास्ट क्लास है, जब ही इस चैप्टर का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। तो इसके बाद अचानक से एक तब्दीली आ जाती है फ्रेंड्स के अंदर, जिसको कल तक ये बुक्स से नफरत थी, टीचर से नफरत थी, उसको एक उसमें एक क्रूकेडनेस दिखाई देती थी, और बुक्स और जो ये चैप्टर्स थे उनसे नफरत थी। अचानक से उसकी दिल में एक मोहब्बत की एक लहर दौड़ पड़ती है। उसको लगता है कि ये बुक्स मेरी ओल्ड फ्रेंड्स है, ये टीचर मुझे पसंद है। उसके दिल में एक यहाँ पे जिसको कहते हैं रेग्रेट आ जाता है कि काश मैंने पढ़ा होता अच्छी तरह से। तो इसके दौरान फिर क्या होता है कि टीचर जो है एम हैमिल, वो कहता है फ्रेंड्स से कि आप उठो, आप पढ़ो, लेकिन वो पढ़ने से कासिर है, वो नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसने प्रिपेयर नहीं किया, वो शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो पता था फ्रेंड्स को कि मुझे वहाँ पे स्कॉल्डिंग होनी है, मुझे बेइज्जती करेगा टीचर, लेकिन वो नहीं करता है। वो उसको कहता है कि फ्रेंड्स आपकी ये गलती नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह, ये मेरी भी गलती है, मैं भी बहुत ही जिम्मेदार हूँ, मैं भी कभी कभार छुट्टियाँ लेता था, आपको पौधों के लिए पानी डालने के लिए भेजता था, आपके माँ बाप की या विलेजर्स की। तो हम सब इस जो हमने फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ कम ध्यान दिया, जब हमारे पास मौका था तो हमने इसको नहीं पढ़ा, तो इसमें हम सब जिम्मेवार हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो है एम हैमिल, वो पूरी कोशिश करता है कि आज के दिन में अच्छा पढ़ाऊँ। वो फिर लैंग्वेज पढ़ाता है, फिर हिस्ट्री पढ़ाए, जो भी लेसन वो दिल दे के पढ़ाता है। वो लिटिल फ्रेंड्स कहता है, ये जो फ्रेंड्स है नरेटर स्टोरी का जो कि स्टूडेंट है, वो कहता है कि आज मुझे लगा कि सबसे बेहतरीन तरीका जो पढ़ाने का था वो आज मेरे टीचर एम हैमिल ने उसका प्रयोग किया, उसका वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में पहली बार आज समझ आया था। दरअसल ये क्या था, क्योंकि बहुत वेरी इंटरेस्ट, आज टीचर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाने में, और स्टूडेंट भी बहुत इंटरेस्ट थे इसको सीखने में, क्योंकि उनको पता था ये लास्ट लेसन है इस पर्टिकुलर क्लास का रिगार्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसके बाद क्या होता है, जब सारा कुछ हो जाता है, वहाँ पे एक हाउज़र है, उसने कुछ वहाँ पे एक प्राइमर यानी एक बुक लाई होती है रिगार्डिंग दिस होली सम राइम्स एंड ऑल दैट, वो पढ़ने की कोशिश वहाँ पे करता है। इसके बाद फिर वहाँ पे ये जो सारा कुछ पढ़ाने के बाद वहाँ पे सुनाई देती है आवाज़, जो बहन है टीचर की, वो पैकिंग कर रही है अपने ट्रंक जो भी उनमें कपड़े वपड़े डाल, क्योंकि कल उन दोनों को यहाँ से जाना, एक नया टीचर आने वाला है जर्मन पढ़ाने के लिए वहाँ पे। इसी दौरान ये जो एम हैमिल है वो कुछ कहना चाहता है। बाकी जब उसने तारीफ़ें की, सारा कुछ किया कि हमने लैंग्वेज के साथ, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के साथ कितना धोखा किया, कितना उसको जब मौका था उसको हमने मान लीजिए टाल दिया, कल सीखेंगे, लेकिन जब अब हमारे पास वक्त ही नहीं रहा, क्योंकि कल से यहाँ पे ऑफिशियली ये बैन है ये लैंग्वेज पढ़ानी, तो सब एक रेग्रेट में फील होते हैं, सब लोग जज्बाती हो जाते हैं। ओल्ड हाउज़र जज्बाती हो जाता है, उसको रोना आ जाता है, टीचर को रोना आ जाता है, बच्चे भी ज़बरदस्त वहाँ पे हैरान रह जाते कि क्यों हुआ ये। इवन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस की गई है कि फ्रेंड्स कहता है कि जब वो कबूतर के ऊपर आवाज़ क्या है, उनको भी चेंज करनी पड़ेगी। इस हवाले से हम क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि क्यों वो कह रहा था कि क्या कबूतर भी जर्मन बोलेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद लास्ट में ये जो एम हैमिल का टीचर, वो कहता है कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, वो जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो लास्ट में बोर्ड पे लिख देता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखता है लॉन्ग लिव फ्रांस, और फिर इशारा करता है हाथ से कि आज का क्लास खत्म हो गया। सो डियर फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट द brief summary of this chapter written by Alphonse Daudet. The name of this short story or lesson is The Last Lesson. Now we will go towards the questions which are in the lesson. Okay, here are the end questions which are there. We will try to understand the
क्वेश्चंस और हम फिर कोशिश करेंगे कि इनका जवाब क्या हो सकता है वो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप कैसे लिखें उन आंसर्स को। विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट। पहले अगर हम जाएंगे पेज नंबर 2 पे, वहाँ पे कुछ दिया गया है, नोट्स these expressions in the text infer their meaning from the context। वहाँ पे कुछ phrases expressions दिए गए हैं, ये कहता है कि उनका meaning you have to infer, you have to understand कि उनको किस तरीके से यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अल्फोंसे डोडेट ने किस अंदाज में उनको यूज़ किया। अगर हम पहली बात करेंगे, जो पहला है दैट इज़ पेज नंबर 2 पे है इस चैप्टर के, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। जब हम कहते हैं इस एक्सप्रेशन, इस फ्रेज को यूज़ करते हैं, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, दैट मीन्स फेयरफुल एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग। जब आप डरते हैं कि कोई बुरी चीज़ होने वाली है, इसमें यूज़ किया गया है। देन वी हैव अनदर एक्सप्रेशन काउंटेड ऑन टू रिलाई ऑन और ट्रस्ट ऑन समबडी और समथिंग। किसी चीज़ पे जब आप मुनस्सिर रहते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, दैट इज टू काउंट, वहाँ पे आप काउंटेड ऑन लिखते हैं। देन द नेक्स्ट इज thumbered at the edges, worn or soiled edges caused by frequent usage। जब आप किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा घिस जाता है एजेस पे या मिट्टी सी लग जाती है। यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट की बात करेंगे विद रेफरेंस टू दिस वेरी टेक्स्ट, तो वो मीनिंग यहाँ पे है इन यूनिसन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इन यूनिसन, यानी इकट्ठे जब बहुत से लोग आवाज़ उठाते, जैसे बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं कोई लेसन तो एक शोरगुल वहाँ पे होता है, दैट इज इन यूनिसन, एक साथ वो चिल्लाते हैं। या कभी लोग कहीं पे जमा होते हैं और इन यूनिसन इकट्ठे वो कोई स्लोगन दे देते हैं, उसको भी हम यूनिसन कहेंगे। इसके बाद ए ग्रेट बसल जो मैंने पहले कहा है कि जो शोर शराबा होता है स्कूल का, पहले सुबह आने के वक्त बच्चों का, टीचर्स का एक एक्साइटमेंट होती है, दैट्स कॉल्ड ए ग्रेट बसल। उसी हिसाब से यूज़ किया गया है। वी विल से एन एक्साइटमेंट और समटाइम्स इट मे बी नॉइजी एन एक्टिविटी। इसके बाद है रेप्रोच आवर सेल्व्स विद, इसका मीनिंग है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और क्रिटिसाइज समथिंग और समबडी। पेज नंबर 7 पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। यानी जब वो स्कूल जा रहा था उस दिन, जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैं लेट घर से निकला, उस दिन क्या उसको प्रिपेयर करके लाना था, क्या घर से तैयार करके लाना था रिगार्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, एम हैमिल जो उनका टीचर था, ही वाज सपोज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स अबाउट द पार्टिसिपल्स। तो फ्रेंड्स को ही वाज सपोज टू बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, उसको वो याद करके वो लेसन, वो पर्टिकुलर लेसन जो था वो याद करके जाना था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑन अगेन ऑन दिस वेरी पेज नंबर 7, What did friends notice that was unusual about the school that day? जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो क्या अनयूजुअल मीन जो कि रोज़ाना नहीं होता था, आज वो स्कूल में था तो क्या उसने देखा। अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो उस दिन उसने क्या देखा कि स्कूल में जो हसल बसल है, शोर शराबा होता हर दिन होता आ रहा था, आज वो नहीं था। वहाँ पे एक यूनिक यहाँ क्वाइटनेस थी, जैसे लग रहा था उसके एक संडे मॉर्निंग है। वहाँ पे टीचर्स का शोर नहीं था, वहाँ पे बच्चों का जो क्लासेस में यूनिसन में चिल्लाते हैं कोई लेसन या जो और कोई शोर शराबा हसल बसल रहती वो बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे सारा कुछ आज बदल चुका था, आज एक अजीब तरीके का माहौल था वहाँ पे। इवन क्लासरूम में भी उसने जब देखा तो वहाँ पे विलेजर्स प्रेजेंट थे जो कि बाकी दिनों में नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो अगेन है इसी पेज पे, पेज नंबर 7 पे, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड पे क्या चिपका दिया गया था, कौन सी न्यूज़ आई थी। हालांकि पहले तो उसको पता नहीं चलता है फ्रेंड्स को, जब उसको वहाँ पे ब्लैक स्मिथ कहता है कि थोड़ा इशारा देता है कि आपका स्कूल मान लीजिए एक तरीके से बंद हो गया क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे डिस्कार्ड करनी थी, पढ़ानी नहीं थी। लेकिन स्कूल पहुँच के उसको पता चलता है कि बुलेटिन बोर्ड पर ऑर्डर आया है कि कल से यानी अगले दिन से इन 2 इलाकों में जो एल्सेस और लोरेन था वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ानी थी, वहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो पेज नंबर 7 पे है, अगेन अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो क्या चेंजेस हुई, क्या जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि कल से इन स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ानी है, फ्रेंच पे पूरी पाबंदी लग गई वहाँ पे,
तो इससे क्या असर पड़ा स्कूल में? अगर हम बात करेंगे स्कूल में, पहले ही ये थोड़ा पहले क्वेश्चन में भी आ चुका है कि स्कूल में एक अजीब तरीके की खामोशी छा गई। वहाँ पे टीचर्स को भी जो पर्टिकुलर नाम है एम हैमिल का, उसको भी एक एहसास था कि आज तक जो जैसे मुझे पढ़ाना था बच्चों को दिल दे के इंटरेस्ट के साथ मैंने नहीं किया। वहाँ पे विलेजर्स जो थे उनको भी एक एहसास था, जो टाइम हमें देना था स्कूल के लिए कि कैसी ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जा रही है, क्या बच्चे सीख रहे हैं, क्या टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने टाइम नहीं दिया था, वो भी रेग्रेट में थे, वो भी पछता रहे थे। और बच्चों की जब बात करें वो भी जब ये ऑर्डर उन्होंने सुना तो उनका अचानक से एक मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई उनके दिलों में टुवर्ड्स द टीचर, टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हमारा आज मान लीजिए एक आखिरी दिन था ही, क्योंकि एक उनकी ज़ुबान छीनी जा रही थी, कल से वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ा जा। तो एक यूनिक चेंज आई कि एक तो जिसने 40 साल तक वहाँ पढ़ाया था एम हैमिल, तो आज तक विलेजर्स उसको नहीं देखा, एक यहाँ ना तो थैंक्स किया था, ना ही कोई उसको कोई एक विजिट किया था स्कूल में कि आप कैसे ये टीचिंग प्रोसेस जो हो रहा है कैसे ठीक थे, कोई प्रॉब्लम मत है। लेकिन आज विलेजर जब ये ऑर्डर आया तो सबके दिल में पछतावा था कि हमने अपनी लैंग्वेज के साथ उतना टाइम, उतनी जिसको इसकी लगन देनी थी, जितना इसको टाइम हमने नहीं दिया। तो एवरीबॉडी वाज इन रेग्रेट एंड दे वर फीलिंग सॉरी that they postponed learning French efficiently. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड फ्रांसिस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। तो जब ये ऑर्डर आया तो उसके बाद क्या चेंज हुई फ्रांस के दिल में? हाँ, बिल्कुल हुई चेंज। कल तक उसको वो क्रूकुड लग रहा था, कल तक उसको थोड़ी नफरत भी थी टीचर, क्योंकि एम हैमिल उसको पूछ रहा था क्वेश्चन तो उसको नहीं आ रहे थे। बुक उसके मुतलिक भी वो थोड़ा परेशानी था, उसको वो दुश्मनी लग रही थी। लेकिन जब ये ऑर्डर आया तो पहले तो हिज हार्ट चेंज्ड टुवर्ड्स द टीचर, अब उसको टीचर भी पसंद आने लगा। अब वो चाहता था कि मैं और पढ़ूँ इस टीचर के साथ, ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखूँ। बुक उसके साथ भी अब उसको लगा कि दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, ये तो मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं। यस, वी कैन से दैट हिज हार्ट कंप्लीटली चेंज टुवर्ड्स द टीचर, टुवर्ड्स द बुक्स, टुवर्ड्स द लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चंस है टेक्स्ट में दिए गए हैं, अगर उनकी बात करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन है द पीपल इन द हिस्ट्री दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो जो लोग थे एल्सेस और लोरेन के, उनको अचानक से लगा कि फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। तो कैसे आपको लगता है जब हम इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो बिल्कुल ये हमें सीधी तरीके से नज़र आया कि जब बर्लिन से ये ऑर्डर आया बुलेटिन बोर्ड पे, फिर टीचर ने भी क्लास में बता दिया, हमें थ्रू स्टोरी हमें पता चला कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे ये ऑर्डर आया कि कल से एल्सेस और लोरेन में फ्रेंच लैंग्वेज को डिस्कार्ड किया जाएगा, उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो जो लोग थे, लोकल पीपल हु वर एक्चुअली स्पीकिंग फ्रेंच, हु वर एक्चुअली फ्रेंच पीपल हुज नेटिव लैंग्वेज वाज फ्रेंच, तो उनको एहसास हुआ कि हमारी मादरी ज़ुबान, हमारी नेटिव लैंग्वेज छीन ली गई। तो बिल्कुल मैंने पहले ये कह दिया है कि उनके दिल में एक रेग्रेट था, एक पछतावा था, टीचर के दिल में भी, बच्चों के दिल में भी, विलेजर्स के, क्योंकि हर एक ने इस लैंग्वेज को पीछे धकेलने में कुछ न कुछ रोल अदा किया था। अपनी जिम्मेदारी से वो भाग गए थे, चाहे टीचर था, चाहे स्टूडेंट्स थे, चाहे विलेजर्स थे। सो दिस ऑल हैपन्ड, एक उनको एहसास हुआ उसका व्हेन द ऑर्डर came from Berlin that from tomorrow you are not going to teach or learn French language in Alsace and Lorraine. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें जो कि पेज नंबर 9 पे है। क्वेश्चन यहाँ पे है when a people are enslaved as long as they hold fast their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of examples in the history where a conquered people had their language taken away from them और had a language imposed on them? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इट इज़ बेस्ड ऑन, आई शुड से, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स है वो खुद इस बात पे ध्यान दे, एक उससे एक एक्सपेरिमेंट हासिल करें, उससे एक एक्सपीरियंस हासिल करें, एक लर्निंग एक्सपीरियंस हासिल करें। कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि जब एक मुल्क या एक इलाका दूसरे मुल्क के कब्जे में जाता है तो
उनकी जो लैंग्वेज वहाँ पे चली जाती है, जो कॉलोनाइजर होता है, जो उन पे कब्जा करता है, तो उनकी लैंग्वेज वहाँ पे फिर बोली जाती है। उससे क्या नताइज निकलते हैं। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक कहा गया है कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे दीजिए कुछ। तो बहुत सी हिस्ट्री में बहुत से एग्जाम्पल है। मैं चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट यू जस्ट सर्च इट आउट ऑन इंटरनेट, या आप किताबें पढ़ें, उनसे सीखें, आपको ज़्यादा यहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं थोड़ा इस पे यहाँ पे हिंट देने की कोशिश करूँगी, जब हम बात करते हैं कॉलोनीज़ की अंडर कॉलोनाइजर्स, यानी जो कॉलोनीज़ बनी, अगर हम ब्रिटिश की बात करेंगे, द ग्रेट ब्रिटेन, या इवन फ्रेंच की भी बात करेंगे, इवन अगर वहाँ पे हम बात करेंगे अदर इवन सम पार्ट्स ऑफ दीज पोर्तुगीज़, तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास है जहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स थे, जो उनकी कॉलोनी थी, उनकी लैंग्वेज का गलबा वहाँ पे हुआ। इवन एशिया की भी बात करेंगे, हमारे पास ये भी बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। इवन इन एडिशन टू दैट वी हैव आई शुड से टेन्स ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे भी कॉलोनाइजर्स जो थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज वहाँ पे लागू कर दी, ऑप्शनल लैंग्वेज। उससे बहुत से वहाँ पे इश्यूज खड़े हो गए उन इलाकों में। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि यू जस्ट गो थ्रू इंटरनेट, यू सर्च आउट द आंसर, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन सम पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ ईच स्टूडेंट, ही शुड कम विद हिज यूनिक आंसर। इसके बाद आगे जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 9 पे है। तो यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेजेस, दिस इंक्लूसिवनेस इज वन ऑफ द रीजंस इट इज नाउ ए वर्ल्ड लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया है कि इंग्लिश जो है इसमें बहुत सी जुबानों से वर्ड्स आए हैं, उसमें घुल मिल गए, और यही वजह के ज़माने में जो इंग्लिश है तो हर एक लैंग्वेज से उसमें वर्ड्स हैं, और ये दिन ब दिन उभर रही है, दिन ब दिन इसमें बाकी वर्ड जो है एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें कहा गया है कि आप इनका ओरिजिन देखिए किस लैंग्वेज से हैं। चलिए देखते हैं। पहला है टाइकून। जब हम टाइकून वर्ड की बात करें, इट इज़ एक्चुअली द वर्ड डिराइव्ड और इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जापानीज लैंग्वेज। तो टाइकून जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है जो कि इंग्लिश में आज एब्जॉर्ब हो चुका है। देन वी हैव टुलिप। टुलिप ये एक फ्रेंच वर्ड है। लोगो, लोगो ग्रीक से आया है वर्ड और इंग्लिश में एब्जॉर्ब हो चुका है। बैंडिकूट, बैंडिकूट तो एशिया की बात करेंगे, ये तेलुगु से है, तेलुगु लैंग्वेज से बैंडिकूट वर्ड को लिया गया और इंग्लिश में एब्जॉर्ब हो चुका है, अब इंग्लिश में यूज हो रहा है। देन वी हैव बारबेक्यू, स्पेनिश से लिया गया है। वरेंडा, वरेंडा अगेन इज फ्रॉम हिंदी, ये हिंदी से लिया गया है। देन वी हैव रोबोट, ये जेक से लिया गया है, जेक रिपब्लिक वहां से लिया गया है। देन जीरो, जीरो the word zero comes from Italian language. Then we have it is a Norwegian language word, तो इंग्लिश में यूज हो चुका है, अब ये एब्जॉर्ब हो गया है। देन लास्टली वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ट्रैक एंड इट इज अ डच वर्ड। सो ये जो वर्ड्स थे ये बहुत से लैंग्वेज से लिए गए थे। हमें कहा गया किन लैंग्वेज से, तो मैंने आपको बता दिया कि इनको किन किन लैंग्वेज से लिया गया है और ये आप एब्जॉर्ब हो चुके हैं इंग्लिश में। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसी पेज नंबर 9 पे है। क्वेश्चन है कि फ्रेंच थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने समरी के दौरान भी कहा था कि लिटिल फ्रेंड्स जब वो क्लास में था, जब उसने ये सुना टीचर के मुंह से कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया कि आपको नहीं बोलना है, अब से यू नीड नॉट टीच और लर्न फ्रेंच देयर, इट विल बी ओनली जर्मन। उसने फिर सोचा क्या ये जो कबूतर ऊपर छत पे बैठे थे क्या उनको भी यहाँ पे जर्मन बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर लिखा गया है देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव होता है हर एक बच्चे का या एक रीडर का जब आप इसको रीड करेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पे ब्रॉडली इट इज़ यूज्ड एज अ मेटाफोर हेयर, मेटाफोरिकली इसको यूज़ किया गया है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे। अगर एक इन जनरल बात करेंगे इस विद रेफरेंस दिस कंटेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे लास्ट लेसन जो कि शॉर्ट स्टोरी है अल्फोंसो डोडेट की, तो जब वो कहता है कि क्या कबूतर भी जर्मन बोलेंगे, उनको भी ये ज़रूरी होगा जो वो आवाज़ निकालते हैं दैट शुड बी इन जर्मन। एक्चुअली ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। वो कहता है कि जो एल्सेस और लोरिन के लोग हैं, हालांकि वो अब कब्जे में चले गए जर्मनी के, जो प्रोविंशिया है वो फ्रांस से अलग हो गए, वो दे आर नाउ द पार्ट ऑफ दिस आई शुड से द कॉलोनाइजर दैट द अनदर कंट्री जिसने जीत हासिल की, दैट वाज पेरूशिया एंड मोस्टली टॉकिंग अबाउट द जर्मनी। लेकिन
यहाँ पे ये कहता है कि अगरच फ्रेंच सोचता है कि अगरच वो हमें जबरन ये लैंग्वेज बंद करवा रहे हैं, फ्रेंच हमें सिखाएंगे कि आप जर्मन सीखो, बोल चाल, चाहे स्कूल में बात करनी भी उसी में पड़ेगी या ऑफिस में ऑल दैट, लेकिन अंदर से जो दिल में हमारे लिए जो सबसे पहली लैंग्वेज होगी, मादरी जुबान होगी, दैट विल बी फ्रेंच। और जब भी हम इनफॉर्मल टॉक करेंगे यानी स्कूल के बाहर या कहीं और पे जहाँ पे ये कंडीशन, जहाँ पे ऑफिशियल कंडीशन नहीं रहेंगी, हम करेंगे बात किस में, दैट विल बी आवर मदर टंग, आवर नेटिव लैंग्वेज, दैट विल बी फ्रेंच। सो यहाँ पे उस चीज़ की तरफ इशारा किया गया दैट इन विद इन द हार्ट एक्चुअली द पीपल ऑफ दीज टू एरियाज, दैट इज द टू डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लोरेन, दे विल एक्चुअली स्टिल कंटिन्यू टू लव देयर नेटिव टंग, दैट इज फ्रेंच। तो उसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया। यू कैन कम आउट विद अदर आंसर, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू योर पर्सपेक्टिव आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो कि पेज नंबर 9 पे है। व्हाट हैपन्स टू ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? फॉर एग्जांपल पंजाबीज इन बेंगलोर, तमिलियंस इन मुंबई, देन वी हैव कनाडिगास इन दिल्ली एंड गुजरातीज इन कोलकाता। सो यहाँ पे एक इन जनरल क्वेश्चन पूछा गया है ऑन द ब्रॉड लर्निंग इन परस्पेक्टिव ऑफ दिस वेरी चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे भी इस चैप्टर लेसन में ये हुआ कि ये जो दो इलाके थे उनकी जो अपनी ज़ुबान थी उस पर कदगन लगाया गया, उस पर मान लीजिए एक बैन लगा दी गई कि आप ये नहीं सीख सकते, ना बोल सकते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई इलाका होता है, कोई मुल्क होता है, वहाँ पे अगर कोई और ज़ुबान बोली जाती है और कुछ लोग होते हैं जो माइनॉरिटी होते हैं, कम तादाद में होते हैं, उनके लैंग्वेज के साथ क्या होता है और वो क्या कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। देखिए, अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली द पीपल हु आर माइनॉरिटी एंड स्पीकिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए, पंजाबीज, तमिलियंस एंड गुजराती एंड कनाडिगास। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पीपल हु आर माइनॉरिटी इन ए स्टेट, जो कि एक स्टेट में एक माइनॉरिटी होती है, कम लोग होते हैं, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है। अगर हम पहले बात करेंगे तो इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है ना तो वो स्टेट की लैंग्वेज होगी, ना ऑफिस में उसका यूज़ होगा, ना स्कूल्स में यूज़ होगा, कहीं पे भी ऑफिशियली उसका यूज़ नहीं होगा जो उनकी नेटिव टंग होगी, लैंग्वेज होगी माइनॉरिटीज़ की। तो वहाँ पे कम्युनिकेट करने में, उसको बोलचाल में जो कि ऑफिशियल तरीके से, तो वहाँ पे उनको माइनॉरिटी जो होते हैं उनको तो बहुत तकलीफ होती है, उनको कहीं कहीं पे सीखना भी पड़ता है। इवन अगर कोई थर्ड लैंग्वेज होगी वहाँ पे जिससे वो सहारा ले सकते हैं, जैसे हम देखते हैं उन मुल्कों में जहाँ पे हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, तो इंग्लिश बीइंग ए लिंगुआ फ्रैंका, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रोज़मर्रा की कामों में, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कतें, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है माइनॉरिटीज़ को। And now the second part of the question, how do you think they can keep their language alive? अब यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा पार्ट कि कैसे ये माइनॉरिटीज़ अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वेरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम कहेंगे कि वो कैसे अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रख सकते हैं इन दैट मेजॉरिटी की जो स्टेट की मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके लैंग्वेज अलग है उनकी, और माइनॉरिटी अलग कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो ये कर सकते हैं कि जो आपस में वो बातचीत करें, जो भी इनफॉर्मल वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं इन घरों क्या, तो उस टाइम वो कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में बात करें, अपने बच्चों के साथ अपनी ही लैंग्वेज में बात करें, और जहाँ से वो आए हुए हैं अगर उनका कोई पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पे जाया करें, और बुज़ुर्गों के साथ उनके साथ उठे बैठें, क्योंकि उनको ज़्यादा उस लैंग्वेज के मतलब उसका यूजेज आता होगा। उनको बच्चों को उनके साथ इंटरेक्ट कराएं, तो बच्चों को उस अगर कोई लिटरेचर है उस लैंग्वेज में उनको पढ़ने को दें, उनको लिखने को दें, तो इससे वो इंटरनली एक अपनी लैंग्वेज को एक स्ट्रेंथ दे सकते हैं सर्वाइव करने के लिए। हालांकि अगर वो माइनॉरिटी भी है तो इन तरीक़ों से वो लैंग्वेज को बचा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 9 पे, इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वनस लैंग्वेज टू फॉर, डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मीन्स? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप अपनी लैंग्वेज पे तो हर कोई प्राइड करता है, फ़ख्र महसूस करता है, लेकिन जब हम हद से गुजर जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वन इज़ लैंग्वेज टू फॉर, जब हम अपनी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं सिर्फ इसी को हम देखते हैं कि यही हर कोई बोलना चाहिए, सुनना चाहिए,
तो एक लाइन होती है उसको क्रॉस कर बैठते हैं, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, क्या यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन क्या है जो वहीं से कहा गया है, दैट्स कॉल्ड लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। तो देखिए जब हम आंसर की बात करेंगे तो अगर आपको प्राइड है अपनी लैंग्वेज पे, फ़ख्र है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको साथ ही में जो कोई दूसरा बंदा है और कोई दूसरी लैंग्वेज वो बोल रहा है, यू शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट हिज फीलिंग्स। तो आपको भी उसकी फीलिंग्स का एहसास रखना है, तब जाके वो आपकी लैंग्वेज की भी इज्जत करेगा। यानी ठीक है, अगर आपको अपनी लैंग्वेज पे फ़ख्र है, जो भी आपकी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, गुड, इट इज़ वेरी गुड, यू कीप इट राइटिंग स्पीकिंग इन दैट। लेकिन साथ में जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके साथ आपका वास्ता है, जो वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर वो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आपको फिर भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी ज़ुबान की इज्जत करनी चाहिए। तो इससे एक बैलेंस बना बैठता है, हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे एक जो वर्ड है, क्या आप ये कहता है कि क्या आप जानते हैं व्हाट इज लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म? तो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म इज दैट व्हेन यू एक्चुअली गो फ्रॉम प्राइड टू प्राउड। तो यहाँ पे जब आप एक तो आप फ़ख्र करते हो, लेकिन उसके साथ फिर एक तकब्बुर आप में आ जाता है। आप चाहते हो कि हर एक जो बंदा आपसे मिले, हर एक जो बंदा दाएं बाएं घूम रहा है, वो मेरी ही लैंग्वेज बोलनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको आई शुड से बाय हुक और क्रूक यू वांट टू मेक देम स्पीक योर लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। यानी उसमें आप गलती भी कर बैठते हो, किसी मारदाड़ भी होती है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल फॉर द सोसाइटी एट ऑल। तो इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, मदर टंग है, हमें उसको बोलना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाए, अपनी फैमिली में बोलते रहें। लेकिन साथ ही अगर कोई हमारे पास जो अगला बंदा है वो ये लैंग्वेज नहीं बोलता, इसकी और एक मदर टंग है और एक लैंग्वेज है, हमें उसका भी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। दैट विल मेक अवर सोसाइटी इन गुड एट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। आगे जाएंगे, पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप रीड द सेंटेंसेस। दिया गया है एम हैमिल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रामर के हवाले से यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, यानी पार्टिसिपल आप कब यूज़ करते हो और कहाँ पे यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। व्हेन यू विल सी द ग्रामर सेक्शन ऑफ द प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा ग्रामर के रिगार्डिंग जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक्स है वहाँ पे डिस्कस हुए हैं, आइंदा भी अपलोड होते रहेंगे। जो भी कोई ग्रामर का टॉपिक है, वो विल ट्राई टू कंटिन्यूसली अपलोड द वीडियोज़ रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ ग्रामर। तो इसके मतलब भी जब ये टॉपिक वहाँ पे आ जाएगा तो इस लेसन के मतलब भी बात हो जाएगी कि पास्ट परफेक्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है कि एम हैमिल ने ये बातें क्यों कही है। यहाँ पे पेज नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पास्ट परफेक्ट, अगर मैं शॉर्ट में बोल दूँ, पास्ट परफेक्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पहले एक काम आपने किया हुआ है, उसके बाद आप दूसरा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, जैसे कि एक एग्जांपल दी है, इन द सेंटेंस अबव द वर्ब फ्रॉम ही हैड सेड इन द फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट अर्लियर पास्ट। यानी जब पहले से आपने कुछ काम किया हुआ है तो फिर आप दूसरा काम कर बैठते हैं, आपने दूसरा काम भी किया, आप पहले के रेफरेंस जब देते हैं तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो जाता है। सो वी विल टेक ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर ग्रामर टॉपिक इन द ग्रामर सेक्शन, वहाँ पे बात करेंगे और इस चैप्टर का मैं भी वहाँ पे हवाला दूंगा कि ये किस तरीके से जब आप टेंसेस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, सो this thing will already it will get discussed in that very particular topic। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वहीं पे पेज नंबर 10 पे यहाँ पे दिया गया है, वी हैव गिवन विद सम अंडरलाइंड वर्ड्स, हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे, नोट्स द अंडरलाइंड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है कि इनमें से 3 ऑप्शन हमारे पास है, हमें देखना है कि इस वर्ड अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट। अगर ए पार्ट की बात करेंगे, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी थंडर क्लैप का मीनिंग क्या था यहाँ पे जब कहता है कि फ्रेंड्स को ये न्यूज़ सुनाई टीचर ने कि कल से यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ा जाएगा। पहला है लाउड एंड क्लियर, दूसरा है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, तीसरा है प्लेजेंट एंड वेलकम। तो ये था सेकंड, उसके लिए इट वाज स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे इलाके में ये कुछ हो जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज पे पाबंदी पड़ जाएगी। बी पार्ट है यहाँ पे, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन।
इट इज़ एज इफ दे हैव द की टू द प्रिजन एज लॉन्ग एज दे। तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है। वर्ड हमें अंडरलाइन किया गया होल्ड फास्ट टू, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग देना है। पहला है डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज, दूसरा है और अटैच टू देयर लैंग्वेज, तीसरा है क्विकली लर्न द कॉन्क्यूरर्स लैंग्वेज। तो इसका बेस्ट जो आंसर है दैट इज सेकंड पार्ट और अटैच टू देयर लैंग्वेज, यानी जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज से अटैच रहते हैं तो एक मान लें उनके प्रिजन, उनके जो जेल की चाबी होती है वो उनकी लैंग्वेज होती है, क्योंकि उसी से वो फिर बाहर आ सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बचा सकते हैं। सी पार्ट है डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल। यहाँ पे अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है दैट इज इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो इसका मीनिंग हमें दिया गया है कि 3 में से चूज कीजिए। नंबर 1 है वेरी लेट, नंबर 2 है टू अर्ली, नंबर 3 है अर्ली एनफ। तो इसका बेस्ट सूटेबल आंसर रहेगा 3rd वाला अर्ली एनफ। इसके बाद डी पार्ट है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, लुक सो टॉल इसको अंडरलाइन किया गया। इस एक्सप्रेशन को हमें कहा गया है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। 3 मीनिंग है। पहला है हैड ग्रोन फिजिकली टॉल, सेकंड सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, एंड सी जो है स्टूड ऑन द चेयर। इसका बेहतरीन जो आंसर है दैट इज सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उस दिन उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ये टीचर के मुझे बता रहा है फ्रेंड्स के, मुझे उस दिन वो लगा कि इन प्लेंटी यहाँ पे ही वॉज लुकिंग लुक सो टॉल, ही वॉज लुकिंग सो टॉल। कौन? टीचर। ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसने कोट पहना हुआ था, हैट पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, और उस दिन जिस तरीके से उसने पढ़ाया दैट वॉज टोटली शोइंग, दैट वॉज एक्चुअली रेडिएटिंग द रेज ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन द टीचर दैट इज एम हैमिल। आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे बात करेंगे राइटिंग पोर्शन की। मैंने कहा है पहले जो पास्ट परफेक्ट है इसको हम हैंडल करेंगे ग्रामर लेसन में। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टेंस, देन इट विल बी आल्सो डिस्कस देयर पास्ट परफेक्ट। अब इसके बाद राइटिंग का वहाँ पे है राइट नोट्स फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड, योर नोट्स कुड बी एन अनाउंसमेंट फॉर ऑफ ए फोर्थ कमिंग इवेंट और ए रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड और ए रूल टू बी फॉलोड। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कहा है आपसे कि एक अलग वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम बिल्कुल कंप्लीटली इसी पे बात करेंगे हाउ यू कैन राइट दिस वेरी नोटिस, हाउ टू राइट कि नोटिस हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, डेट कहाँ पे है, नंबर कहाँ पे है, तो ऊपर क्या लिखना है, फिर बॉडी कैसे बनानी है, नीचे क्या लिखना है। तो एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगा, उसके लिए उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी ये वीडियो जो इन कमिंग फ्यूचर वो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेज एट स्कूल। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आप लिखिए, यू हैव टू राइट अ पैसेज। पहले तो यू हैव टू आर्ग्यू फॉर एंड आर्ग्यू अगेंस्ट। फॉर मीन्स हक में आपको ये बात करनी है कि एक स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, और दूसरा आपको पैसेज लिखना है, आप लिख सकते हैं कि नहीं एक स्कूल में 3 लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो आपके ज़िम्मे आप आर्ग्यू कर सकते हैं इन अगेंस्ट, तो वो भी ठीक है। अगर आप चाहते नहीं मैं फॉर यानी मैं सपोर्ट करूँगा 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करेंगे पहले सपोर्ट करने की 3 लैंग्वेज की, क्या क्यों एक स्कूल में 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो की, जो आज नाउ द वर्ल्ड इज़ ग्लोबल विलेज ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, आपके पास हर एक लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कम से कम 2-3 लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, अपनी मदर टंग जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे, या अगर हम इंग्लिश की भी बात करेंगे वो भी आप जानते हैं, तो 2-3 लैंग्वेज अगर आपके पास है इट मेक्स यू मल्टी टैलेंटेड। इवन अगर आप बात करेंगे आगे चल के आपके जो जॉब की बात करेंगे तो आप वहाँ पे ज़्यादा मार्केटेबल बन जाते हो, ज़्यादा आपके चांस है जॉब पाने की अगर आपकी 2-3 लैंग्वेज पे पकड़ है। तो इसके अलावा अगर आप सीखने की बात करते हैं, आज इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी ज़ुबान है, मान लीजिए उर्दू, हिंदी या और कोई लैंग्वेज या कश्मीरी की बात करेंगे, आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते, इसको यू कैन नॉट रीड और लर्न और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज जिसमें आपका मटीरियल है अवेलेबल ऑनलाइन, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस हवाले से हम कह सकते नहीं कि एक स्कूल में तो 2-3 लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, इससे बच्चे पे
एक पॉजिटिव असर पड़ता है वो आगे चल के इसको फ़ायदा देते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप अगेंस्ट लिखना चाहते हैं 3 लैंग्वेज की, तो यहाँ पे भी एक आर्गूमेंट बन सकता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको तो वास्ता ही नहीं है 2-3 लैंग्वेज से, एक या दो, एक तो मदर टंग, दूसरी जो रीजनल लैंग्वेज है वो काफ़ी होनी चाहिए स्कूल में। ज़्यादातर जो तीसरी लैंग्वेज है उसका फिर यूज़ ही नहीं होता है, कहीं के पे एप्लीकेबल भी नहीं होती। या अगर आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, दूसरा इंग्लिश सिखा दीजिए तो काम हो जाएगा। तो तीसरी चौथी लैंग्वेज का कोई वहाँ पे किरदार ही नहीं है, रोल ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे चल के तो वो अपनी रीजन में काम करते हैं। तो ये एक नैरो, अगर हम कहेंगे नैरो, यहाँ पे एक आर्गूमेंट बन सकता है कि नहीं हर एक बच्चे पे, हाँ अगर कोई चाहेगा बाय चॉइस कि वो पढ़ना चाहिए, लेकिन हर एक बच्चे को ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं होना चाहिए कि आप 2-3 लैंग्वेज सीखो। तो ये इन अगेंस्ट हो सकता है 3 लैंग्वेज पढ़ाने के एक स्कूल में, तो आप इस पे भी आर्ग्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो इसी पेज नंबर पे है, पेज नंबर 11 पे, Have you ever changed your opinion about someone or something that you had earlier liked or disliked? Narrate what led you to change your mind. अब देखिए ये भी इस चैप्टर के हवाले से, इसी पस मंज़र में, इसी हवाले से बोला गया है क्वेश्चन कि कभी कि ये पूछ रहा है हमसे, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि कभी आपने किसी चीज़ या किसी इंसान को पहले तो उसके साथ नफ़रत करते थे, उसके लिए आपके दिल में कोई और एक फीलिंग थी, लेकिन फिर आपका दिल बदल गया, आपके एक चेंज आ गई? अगर हुआ है तो आप उसको नरेट कीजिए, बोलिए उसको। देखिए अगर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप बिल्कुल, इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरीबॉडी, हर एक स्टूडेंट अपने अंदाज से कहे क्या उसके साथ ये कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर इन जनरल हम बात करेंगे, हमें बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मिलती है कि जहाँ पे हम किसी इंसान के मतलब किसी चीज़ के मतलब पहले से एक प्रेजुडिस होता है हमारे दिल में, एक गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हम एक गलत राय कायम कर बैठते हैं उस इंसान या उस चीज़ के मुतल्लिक। लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो इंसान या वो चीज़ ऐसी नहीं है, उसमें ये खामियां नहीं है, या जो नेगेटिव अप्रोच लेके हम चल रहे थे इस पर्टिकुलर चीज़ या इंसान के मुतल्लिक वो तो बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर हमारा दिल जो है वो बदल जाता है। या ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ हुआ, कल तक जो लैंग्वेज उसको मुश्किल लग रही थी, जो टीचर उसको सबसे मान लीजिए एक हिसाब से वो उससे नफरत भी करता था कि वो मुझे पीटेगा, स्कॉल्डिंग करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा। लेकिन जब सर्कमस्टेंसेस बदल गए, हालात बदल गए, बर्लिन से जब ऑर्डर आया तो उसके तमाम जो फीलिंग्स थे वो बदल। तो हालात की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब वो दूर होती है, तो आपके फीलिंग्स एक इंसान की मतलब चीज़ के मुताबिक बदल जाते हैं। इसके बाद थोड़ी सी एक्टिविटी है जो मैं चाहूँगा कि यू डू यूर सेल्फ, स्टूडेंट्स कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू आई शुड से लर्निंग एक्सपीरियंस के रिलेटेड है। थिंग्स टू डू, फाइंड अबाउट द फॉलोइंग, यू मे गो टू इंटरनेट, इंटरव्यू पीपल एंड कंसल्ट। जैसे कि लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स क्या है, एक इंसान के लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के रिलेटेड क्या ह्यूमन राइट्स है, तो वो आप देख सकते हैं इंटरनेट से क्या 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 हुकूक मिले। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। तो इंडिया में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, यानी जो किसी इलाके में जो कुछ लोग हैं उनकी लैंग्वेज अलग है और बाकी स्टेट की अलग है, उन माइनॉरिटीज़ के क्या हुकूक दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यू कैन गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑनलाइन, यू कैन फाइंड आउट द गारंटीज विच आर देयर ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर टू सेफगार्ड द लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वो देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑन इंटरनेट, यू कैन फाइंड आउट इजीली। इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस, ये आपके सीखने के लिए है। और जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, इफ़ इट अपीयर्स अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, यू कैन ईजिली कम अप विद अ गुड आंसर। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू दिस वेरी पार्ट, लिंग्विस्टिक गारंटीज फॉर माइनॉरिटीज़। अगर हम लास्टली अब बात करेंगे, वी आर नाउ हेडिंग टू द एंड ऑफ दिस वेरी चैप्टर। थीम की अगर बात करेंगे, थीम यहाँ पे दिया गया है जो कि थीम था इसका, इस पर्टिकुलर लेसन का, द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ ए टेरिटरी बाय इट्स कॉन्क्यूरर्स बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। यानी कॉन्क्यूरर जो कोई मुल्क होता है, जब किसी इलाके को अपने कब्जे में लेता है, कॉन्क्यूरर करता है, उसको फतह करता है, जब वो फिर उस इलाके में अपनी लैंग्वेज को वहाँ पे प्रेफरेंस देता है, उनकी लैंग्वेज उस इलाके की लैंग्वेज को खा जाता है, उनको बोलने नहीं देता लोगों को, उन पे स्पीकिंग या बोलने पे, राइटिंग पे पाबंदी लग जाती है, तो उस हालात में एक पेन, जो दर्द होते हैं उन लोगों को जिनकी वो मदर टंग खो जाती है, तो उस टॉपिक को,
उस फीलिंग्स को यहाँ पे इस चैप्टर में दर्शाया गया है, इस चैप्टर में दिखाया गया। ये थीम है, ये ब्रॉड एक थीम है। अगर हम सब थीम की बात करेंगे, छोटा एक थीम जो है और दैट इज स्टूडेंट एंड टीचर एटीट्यूड्स टू लर्निंग एंड टीचिंग, यानी जो एटीट्यूड होता है एक टीचर का स्टूडेंट का। क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि जब ये बर्लिन से ऑर्डर आया, फिर टीचर्स थे, चाहे एम हैमिल था, चाहे स्टूडेंट्स जिसमें फ्रेंड्स भी था, दोनों पछता रहे थे कि हमने लैंग्वेज के साथ, जो हमारी मादरी ज़ुबान थी, नेटिव लैंग्वेज थी, उसके साथ एक किस्म का धोखा किया है, उसको वो कदर, वो इज्जत नहीं दी जब हमारे पास मौका था। सो इट इज़ ऑल्सो ए थीम देयर। सो इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द मेन थीम, दैट इज़ द पेन ऑन द पीपल हु लॉस्ट देयर ओन लैंग्वेज नेशन। सो डियर फ्रेंड्स, it was all about the brief summary of this very chapter. That was the last lesson, and now this was the question and answers which were in the lesson, in the text, and we also discussed the end questions. Hope to see you in the next video. Till then, take care, have a nice time, goodbye.